हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा हम ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो सिलेक्शन का टॉपिक कर रहे थे हम कल। तो कल हमने सिलेक्शन में प्रोसेस कर रहे थे, सिलेक्शन का स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो उसमें कल हमने 5 स्टेप्स है जो वो कर लिए थे। टेस्ट तक के डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स हैं जो एप्लीकेंट्स हैं जो उनमें से जो सुटेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सिलेक्ट किया जा सके। तो नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ सिलेक्शन इंटरव्यू। तो बेटा सिलेक्शन टेस्ट के बाद जो एप्लीकेंट्स उसको पास कर जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में सिलेक्शन इंटरव्यू है जो वो कंडक्ट की जाती है। तो इंटरव्यू क्या है, दैट इज़ अ ओरल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है एम्प्लॉयज़ का, जो एप्लीकेंट्स आई हैं उनके लिए। इट इज़ ए फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन। तो डेप्थ में डिटेल में कन्वर्सेशन है जो उनके साथ की जाती है ताकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है एप्लीकेंट्स की उसको चेक किया जा सके। तो इसमें इंटरव्यू एक एक्सीलेंट मेथड है सिलेक्शन का, जिससे आप डेप्थ में कन्वर्सेशन करके इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि आप जैसे मर्जी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उससे क्वेश्चन है जो पूछ सकते हो बंदे से। तो ये आपके पास सबसे अच्छा मेथड है जिसके थ्रू आप एक कैंडिडेट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, इवन पूछ के भी और ऑब्ज़र्व करके भी उसको, उसके बिहेवियर से, उसके कॉन्फिडेंस लेवल से, उसके हाव भाव जो गेस्चर हैं उनसे भी आप कर सकते हो। Thus interview is a purposeful exchange of views, the answering of questions and communication between two or more persons। तो इसके लिए फ्रूटफुल रहती है क्योंकि इंटरव्यू से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस पर्सन के बाद में कम्युनिकेट करके हासिल कर सकते हो। तो इंटरव्यू गिव्स द इंटरव्यूअर एन अपॉर्चुनिटी, इसके लिए टू साइज अप द कैंडिडेट पर्सनली, ठीक है, टू आस्क क्वेश्चन दैट आर नॉट कवर्ड इन टेस्ट, जो क्वेश्चन टेस्ट में नहीं पूछे गए उनको पूछना जाना, ठीक है। जजमेंट्स हैं जो कैंडिडेट्स के बारे में वो करना, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में। टू सेस सब्जेक्टिव आस्पेक्ट्स हैं जो कैंडिडेट के फेशियल एक्सप्रेशन है, अपीयरेंस है, नर्वसनेस है, उनको चेक करना। टू गिव फैक्ट्स टू कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कंपनी इट्स पॉलिसीज़ के बारे में उसको बता के उसका उसके बारे में क्या सोच है उसके बारे में पूछ लेना। तो ये जो है मेथड जो है इंटरव्यू मेथड बहुत अच्छा मेथड है। जैसे कि हर मेथड की कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं। एक तो कहता है रिलायबिलिटी है जो वो कम है, क्योंकि डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ द पर्सन जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। तो लैक ऑफ वैलिडिटी है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। तो बेटा जो टेस्ट हैं, जो इंटरव्यू के मेथड्स हैं, वो सारे हमें नेक्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल में है तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने कर लिया कि सिलेक्शन इंटरव्यू जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है टेस्ट के बाद। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास है बेटा चेकिंग रेफरेंसेस। जब आपने पर्सनली बंदे से मिल लिए, उसके हाव भाव भी देख लिया, ऑब्जर्व की भी कर लिया, उससे कम्युनिकेट भी कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है कि आपको रेफरेंसेस चेक करने हैं कि वो बंदा सही भी है या नहीं। तो हमने जो पीछे एक कहा था कि ब्लैंक फॉर्म हम भरवाते हैं, तो उसमें हम रेफरेंसेस लेते हैं 1 या 2 पर्सनस के, 2-3 पर्सनस के, कि जो आपको जानते हैं, जो फॉर्मर आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ आपने पहले काम किया उसका बता दो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके कैंपस का, टीचर्स का कुछ वहाँ का रेफरेंस दे दो, तो जिससे कि आपके बारे में अगर कुछ पता लगाना है तो पता लगाया जा सके। तो उसके बाद जब हमने सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन इंटरव्यू कर ली, शॉर्टलिस्ट कर रही हैं कैंडिडेट्स, तो हम उसके रेफरेंसेस चेक करते हैं कि उनके रेफरेंसेस से भी हमें वैसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसका एक्सपीरियंस है जो वो जहाँ पे रहा है उसके बारे में। तो यह इज़ चेकिंग रेफरेंसेस। नेक्स्ट आपके पास है बेटा फाइनल सिलेक्शन। अप टू दिस सिलेक्शन जो सिलेक्शन है वो पर्सोनल डिपार्टमेंट और स्टाफ एग्जीक्यूटिव है उनके पास हैंडल कर रही थी। तो अब ये काम जो है लाइन ऑफिसर्स को दे दिया जाता है, जहाँ पे उन्होंने एक्चुअल में काम करना है, तो उनको असाइन करना है जहाँ पे जाके काम। तो ये है जो जॉब परफॉर्मेंस है कैंडिडेट की असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होती है। अगर यहाँ कोई कैंडिडेट ऐसा लगता है वो इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं लग रहा इस स्टेज पे आके, तो जनरली उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता, उसको ट्रेनिंग पे रख लिया जाता है, ठीक है। अगर उसकी परफॉर्मेंस नॉट अप टू द मार्क है देन मे बी केप्ट एज अप्रेंटाइज फॉर सम टाइम। तो उसको थोड़ा अमाउंट पे करके उसको थोड़े पीरियड के लिए ट्रेनिंग पे रख लिया जाता है, ताकि ट्रेनिंग दे के उस बंदे को हम काम के लिए जो है तैयार कर लें। क्योंकि यहाँ तक हम बहुत मेहनत कर चुके हैं, हमने रिक्रूटमेंट की है, हमने उसकी स्क्रीनिंग की है, उसके बाद उसके टेस्ट लिए हैं, उसके बाद उसकी इंटरव्यू ली है, रेफरेंसेस चेक किए हैं। तो फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचते पहुँचते बहुत एफर्ट हम कर चुके हैं। तो यहाँ तक जो बंदे पहुँचे हैं ऑब्वियसली बाकियों से सूटेबल और बेटर होंगे। तो हम अगर उनमें कुछ कमी लगती है तो उनको थोड़े टाइम के लिए अप्रेंटिसशिप पे, ट्रेनिंग पे थोड़ा कम पे करते हैं सैलरी से, और ट्रेनिंग की तरह उनको ज्वाइन करा सकते हैं।
नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन के बाद बेटा आ गई फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन फिज़िकल एग्जामिनेशन अगर नहीं भी कराती तो लेकिन जनरली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिज़िकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बंदे से मांगती हैं। तो वो उनका खुद का फिजिशियन हो सकता है, वहाँ से जाके भी करा सकता है, कंपनी के फिजिशियन से पास से, और जब बाहर से मेडिकल ऑफिसर से करवा के ला सकता है जो सिविल हॉस्पिटल का होता है। तो सच फिज़िकल एग्जामिनेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि कैंडिडेट फिज़िकली फिट है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है, कैंडिडेट को कोई हेल्थ प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल एटीट्यूड प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, उसकी फ्यूचर में कोई अटेंडेंस में तो मतलब एब्सेंट वगैरह तो नहीं ज़्यादा रहेगा, उससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। अगर कैंडिडेट कोई बैड हेल्थ से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है भी है, क्योंकि ऐसी है जो उसके काम में उसको दिक्कत नहीं देगी। जो वैध कैंडिडेट जो है वो फिज़िकल मेज़रमेंट है, कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिनमें फ़िज़िकल है कि उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए, उसकी चेस्ट मेज़रमेंट इतनी होनी चाहिए, तो उन चीज़ों को भी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि उसका हाइट, वेट और फिज़िकल मेज़रमेंट्स कैसी हैं बॉडी की, ठीक है। तो उसके बाद क्या है बेटा, जॉब ऑफ़र। जब फिजिशियन एग्जामिनेशन भी हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है कि सिलेक्शन प्रोसेस का, कि जॉब ऑफ़र किया जाता है एप्लीकेंट्स को। जिन्होंने ये सारी हर्डल्स पार कर ली हैं, सारे लेवल्स पार किए हैं, उनको जॉब ऑफ़र किया जाता है। जॉब ऑफ़र मेड इन द फॉर्म ऑफ एन अपॉइंटमेंट लेटर उनको इशू की जाती है। सच ए लेटर इज़ जनरली कंटेन्स ए डेट बाय विच द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। तो उसमें रिपोर्ट की जाती है कब उसने रिपोर्ट करना है आके ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज़ पर्टिकुलरली नेसेसरी व्हेन द अपॉइंटमेंट पर्सन इज़ ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट, विच केस ही हैज़ टू गिव नोटिस टू द प्रीवियस एम्प्लॉयर। बेटा ये और भी ज़रूरी हो जाता है उस केस में कि वो पर्टिकुलर डेट को आके ज्वाइन करे, क्योंकि अगर एम्प्लॉई पहले कहीं काम कर रहा है ऑलरेडी, तो वहाँ से उसने रिज़ाइन करके, वहाँ से अपना सारा क्लियर करके प्रीवियस जॉब से यहाँ आना है, तो उस केस में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इन्फॉर्म द रिजेक्टेड कैंडिडेट्स अबाउट नॉन सेलेक्शन। जो रिजेक्ट हो गए कैंडिडेट्स उनको भी इन्फॉर्म करती हैं कई ऑर्गेनाइजेशन। जॉब ऑफर तो आपने उनको कर दी जो सिलेक्ट हो गए, जो नहीं सिलेक्ट हुए कई ऑर्गेनाइजेशन उनको भी लेटर भेजती हैं कि आप जो है सिलेक्ट नहीं हुए, देयर एप्लीकेंट में हाउएवर बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। तो उनको कह दिया जाता है कि फ्यूचर में कोई वैकेंसी निकलेगी कि वी विल डेफिनेटली कंसीडर यू। इससे आपके पास फ्यूचर के लिए भी अच्छा डाटा है जो मिल जाता है, क्योंकि आपके पास जो पर्सन है वो इतनी स्टेजेस पार करके यहाँ तक पहुँचा था। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आपने जॉब ऑफ़र कर दिया तो वो कैंडिडेट जो है उसने आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया आपकी आने की, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट की है जो, वो भी डिटेल उसको दी जाती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जॉब टाइटल क्या होगा आपका, डिटेल्स ऑफ ड्यूटी क्या होंगी, डेट व्हेन कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट आपकी स्टार्ट कब होगी, मेथड ऑफ पेमेंट एंड रेमुनरेशन क्या होगा, कितने आवर्स आपको वर्क करना होगा, लंच टाइम कितना होगा, ओवर टाइम वगैरह का क्या सिस्टम है, शिफ्ट कैसे अरेंज होती है, ठीक है, हॉलीडेज़ और उसका क्या सीन है, सिक लीव वगैरह आप कैसे ले सकते हो, उसके रूल क्या हैं, लेंथ ऑफ नोटिस कितना है अगर जॉब छोड़ दी है आपने, ग्रीवेंसेस का क्या प्रोसीजर है अगर आपकी कोई कंप्लेन है, डिसिप्लिन के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर पॉलिसीज़ हैं, वर्क से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन क्या हैं कंपनी में, ठीक है, टर्म्स ऑफ टर्मिनेशन है जो एम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म की जा सकती है उसके रिगार्डिंग में टर्म्स क्या हैं, ठीक है, यूनियन मेंबरशिप क्या, अगर मेंबर बनते हो आप उसके लिए क्या टर्म्स है, एम्प्लॉयर्स राइट टू वेरी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट कंपनी की अकॉर्डिंग टू उससे हो सकती हैं। तो ग्रेट केयर इसमें दिखी जाती है कि ड्राफ्टिंग जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो उसको किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा इवैल्यूएशन, ठीक है जी। तो लास्ट में आ गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस है प्रॉपरली परफॉर्म कर दिया तो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन होगी आपके पास। तो ए पीरियड ऑडिट जो है होना चाहिए ताकि ये चेक किया जा सके कि ये सारा जो हमने सिस्टम किया था वो सारा सही रहा कि नहीं। ये इवैल्यूएट और इफेक्ट करेगा कि सिलेक्शन प्रोसेस है जो वो इफ़ेक्टिव रहा कि नहीं, जो पर्सन्स हमने लिए वो उस काम के लिए सुटेबल भी रहे जा नहीं, तो उसमें आपको हेल्प करता है इवैल्यूएशन प्रोसेस में। ये लास्ट स्टेप हो गया सिलेक्शन का, ठीक है जी। तो ये थे आपके बेटा सारे स्टेप्स जो फॉलो किए जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। इसके बाद आपके पास आ गया सिलेक्शन इन इंडिया क्या सिस्टम है। कंडीशंस ऑफ लेबर मार्केट जनरली डिटरमिन द सिलेक्शन प्रोसेस। जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना उसमें कितनी स्टेजेस होगी, आप कैसे सिलेक्ट करोगे, वो जनरली डिपेंड करता है कि मार्केट में सिचुएशन क्या है। जो इंडिया अवर कंट्री है जहाँ पे लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है और शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड बंदों की है, तो नो वैकेंसी बोर्ड्स के आप जनरली जो देखोगे बोर्ड लगे पड़े होते हैं कंपनियों फैक्ट्रियों के बाहर कि नो वैकेंसी लिख के, क्योंकि लोग बार बार अप्लाई करने जॉब मांगने के लिए आते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर किसी कंट्री में है तो वहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ज़्यादा
लंबा हो जाता है। ऑल द इवेंट्स जितने भी एसोसिएटेड हैं सिलेक्शन, करप्शन से रिलेटेड, फेवरेटिज्म से रिलेटेड, इन्फ्लुएंस के रिलेटेड, वो सारे जो हैं ना वो इसी पे डिपेंड करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पे उतने डिपेंड करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के में जो कमियां रह जाती हैं या जो फेवरेटिज़म का है, ये इसीलिए है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। तो जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है उससे इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, करप्शन वगैरह को रिलेटेड। ठीक है जी। तो सिलेक्शन ऑफ इंडिया में तो यहाँ पे हैं टेक्निक्स फॉर मेकिंग सिलेक्शन इफ़ेक्टिव। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं कि थोड़ी करप्शन और उसको रोका जा सके, तो उसमें क्या टेक्निक्स हैं जो यूज़ करनी चाहिए। एडिशन टू जो रूटीन सिलेक्शन प्रोसीजर आप यूज़ करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ हैं जो उनको यूज़ करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट आपके पास है कॉम्पिटेंसी बेस्ड हायरिंग टेक्निक्स। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हायरिंग टेक्निक्स में क्या है कि पास्ट फ्यू ईयर से क्या किया जा रहा है कि लॉट ऑफ टॉक अबाउट के कोर कॉम्पिटेंसी जिस बंदे की है उसको हायरिंग प्रोसेस में यूज़ करना चाहिए। कहता एक तो दो फैक्टर्स हैं इसमें, एक है स्किल्स नॉलेज एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये सारा आ गया। दूसरा आ गया उसके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स कैसी हैं उस पर्सन के, उस पर। तो इन दोनों को देखते हुए उनका पास्ट एक्सपीरियंस इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड क्या रहा है, उससे बेसिस टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए या हायर करने के लिए। सेकंड है आपके पास ट्रेनिंग द इंटरव्यूअर्स। ट्रेनिंग द इंटरव्यूअर्स में क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो हायरिंग मैनेजर्स हैं जो इंटरव्यू लेंगे उनको भी कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि अगर उन्होंने पोजीशंस को फिलअप करना है तो उनको भी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता हो। बाय गिविंग देम टू सिंपल टूल्स, इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू गाइड्स, दे विल बी ऑन देयर वे टू हायरिंग टॉप टैलेंट। अगर उनको अब थोड़ी ट्रेनिंग इंटरव्यू से रिलेटेड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आप बता दोगे कि क्या क्या हमें कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत है, तो वो अच्छा टैलेंट आपके लिए सर्च करके ला सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है असेसिंग कल्चर फिटमेंट। असेसिंग कल्चर फिटमेंट में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कैंडिडेट आता है तो आप सेलेक्ट करते हो, उसमें एक चीज़ देखनी ज़रूरी है, कैंडिडेट कंपैटिबिलिटी विद द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूज़ एंड मोड ऑफ ऑपरेशन। वाइल ऑर्गेनाइजेशन में जब काम चल रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अकॉर्डिंग उसमें फिट बैठेगा या नहीं। वाइल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट है, रिसर्च एंड प्रैक्टिस इंक्रीजली पॉइंट टू कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ भी उसका मैच होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी आपको सिलेक्शन प्रोसेस में डालनी चाहिए कि कल्चर से रिलेटेड उसमें क्या है, जो कंपनी का कल्चर है उसका इंडिविजुअल कल्चर है वो उससे कितना मैच करता है। ठीक है जी। तो ये थी आपके पास वेरियस टेक्निक्स जिससे आप सिलेक्शन को इफ़ेक्टिव बना सकते हो। ये आपका ओवरऑल सिलेक्शन का बेटा टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इसी में से टेस्ट एंड इंटरव्यू की डिटेल में दिया हुआ है, किस किस तरह के टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।